हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका स्वागत है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 जो कि अगस्त में निर्धारित है, उसमें आपको सामान्य विज्ञान से लगभग 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी से संबंधित आज हम चर्चा करने वाले हैं गति के नियम यानी कि लॉज ऑफ मोशन के बारे में। और इसमें हम लोग पहले लॉज ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि नाम से ही पता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के जो गति विषयक नियम है या गति के नियम है, इसको आइजैक न्यूटन ने दिया था। और यह 1687 ईस्वी यानी कि 1687 ईस्वी में उनकी जो पुस्तक थी प्रिंसिपिया में, उसमें उन्होंने इसके बारे में बताया था। इन नियमों से बल की एकदम एग्जैक्ट जो डिफिनीशन है वो पता चलती है, तथा साथ ही साथ बल व वस्तु की गति की अवस्था के बीच मात्रात्मक संबंध प्राप्त होता है। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि लॉज ऑफ मोशन किसने दिया, तो वो न्यूटन ने दिया था। कब दिया था, तो 1687 ईस्वी में दिया था। और किस पुस्तक में इसके बारे में बताया था उन्होंने, तो प्रिंसिपिया में बताया था। ये सब 3 पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्थिर अथवा जो गति की अवस्था है उसमें बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने को जड़त्व कहते हैं। और इसी कारण से न्यूटन का जो पहला गति नियम है उसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन का जो पहला नियम है वो बताता है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहती है, और कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यानी कि जो जिस अवस्था में है उसी में रहना चाहता है, और इसी गुण को जड़त्व कहा जाता है। इस कारण से न्यूटन का जो पहला गति नियम है उसे हम लोग जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि जड़त्व या इनर्शिया क्या है। कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था एवं विराम की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। मान लीजिए कि कोई अगर साइकिल है वो गति में है, तो अगर वो निर्वात में तो गति में ही रहेगी जब तक कि उसको कोई अन्य बल लगा करके, जैसे ब्रेक लगा करके आप उसको रोक न दें। तो इस तरह का जो गुण होता है वस्तुओं में उसे हम लोग जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। अर्थात वस्तुओं में जड़त्व का गुण जितना अधिक होगा उसका द्रव्यमान उतना ही अधिक होगा। यानी कि जड़त्व यानी इनर्शिया और मास जो होते हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। जैसे से मास बढ़ेगा वैसे उसका जड़त्व भी बढ़ेगा, या जड़त्व अगर ज़्यादा है तो मास भी ज़्यादा होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कि न्यूटन का दूसरा नियम जो है, न्यूटन सेकेंड लॉ, वो क्या है। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपातिक होता है, और यह उसी दिशा में होता है जिसमें बल कार्य करता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल तथा त्वरण, इन्हीं दोनों राशियों को एक दूसरे के साथ किया गया मात्रात्मक विधि से संबंधित होता है। यानी कोई वस्तु है, अगर हम उस पर बल लगाते हैं तो उसके संवेग में परिवर्तन होता है, और ये जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ज़्यादा उसमें संवेग उत्पन्न होगा। तो इस कारण से ये संवेग जो होता है वो बल के समानुपाती होता है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। मान लीजिए यदि बल जो है वो F है, F न्यूटन का बल अगर किसी द्रव्यमान यानी m किलोग्राम वाले वस्तु पे लगाया जा रहा है और उसमें a त्वरण हो रहा है, तो उसके यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार F बराबर m इंटू ए होगा। तो इस तरह से न्यूटन का जो दूसरा गति नियम है उससे बल की परिभाषा निकलती है। यहाँ F हो गया आपका फोर्स या बल, m हो गया मास, और a हो गया एक्सेलरेशन। तो F बराबर m इंटू ए जो परिभाषा है वो न्यूटन के दूसरे गति नियम से पता चलता है। अब तीसरा गति नियम क्या है ये देखते हैं। किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे यदि किसी बॉल को फर्श पर मारा जाता है तो बॉल ऊपर की ओर उछलती है। जितना बल बॉल द्वारा फर्श पर लगाया जाता है उतना ही बल विपरीत दिशा में भी फर्श बॉल पर लगाती है, और बॉल का उछाल इसी बल का परिणाम है। यानी न्यूटन का तीसरा गति नियम कहता है कि हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है कि अगर आप किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो उतना ही बल वो वस्तु भी उस पर लगाती है। तो ये इक्वल एंड अपोजिट वाला जो नियम है वो न्यूटन का तीसरा गति नियम है। इसी के कारण जैसे आप
कोई नाव अगर नदी में चलती है तो वो पीछे की ओर जितना पानी को ढकेलता है उतना ही पानी भी नाव को आगे ढकेलती है। या रॉकेट भी जो है ये न्यूटन का थर्ड लॉ पर ही आगे जाता है, क्योंकि जितना वो धुआं बाहर छोड़ता है उतना ही न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार वो रॉकेट आसमान में ऊपर चला जाता है। इस तरह से ये न्यूटन का तीसरा गति नियम है। अब है कि संवेग क्या है। तो द्रव्यमान और वेग के कारण वस्तुओं में जो विशेष गुण उत्पन्न होता है उसे संवेग कहते हैं। ये यानी कि संवेग या मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, और इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड होता है। तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट है आवेग या इम्पल्स क्या होता है। जब कोई नियत बल किसी एफएस यानी कि कोई नियत बल है जो एफएस है किसी वस्तु पर एक निश्चित समय अंतराल यानी कि डेल्टा टी के लिए कोई छोटा सा समय के लिए कार्य करता है, तो बल और समय के अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर छोटा सा कोई बल कोई कम समय के लिए किसी वस्तु पर लगता है तो उसके गुणनफल को हम लोग आवेग कहते हैं, और इसका भी ऐसा ही मात्रक जो है वो न्यूटन सेकेंड होता है। तो आपको ध्यान रखना ये आवेग जो होता है एक सदिश राशि है, और इस तरह से आपका मोमेंटम भी जो होगा वो भी एक सदिश राशि है, क्योंकि उसमें आपको वेग जुड़ा हुआ है, और वेग जो होता है वो किसी दिशा में लगाया जाता है लगता है। तो इस कारण से संवेग भी और आवेग भी दोनों जो है वो सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब चलिए देखते हैं कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। जब दो या दो से अधिक वस्तु एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं और कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा होता है तो उनका कुल संवेग अस्थायी होता है। यानी अगर दो वस्तु एक दूसरे पर बल लगाती हैं या एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं और उनके बीच में कोई बाह्य बल नहीं हो तो उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व हो जाता है, यानी कि संरक्षित हो जाता है। अब देखते हैं घर्षण के बारे में। तो जब कोई वस्तु किसी तल पर फिसलती है या चलती है या किसी तरह से, तो उसके बीच में एक प्रतिरोधी बल कार्य करता है। इसी बल को हम लोग घर्षण बल कहते हैं, और ये तीन तरह का होता है: स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल तथा लोटनिक घर्षण बल। तो यहाँ पर स्टैटिक मतलब हो गया कि रुका हुआ, या फिर स्टैटिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं, दूसरा है कि सर्पी, और तीसरा है लोटनिक जो लुटाता है। इस तरह से यहाँ तीन तरह के हैं। जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाए और यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसके तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य में लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक या स्टैटिक घर्षण बल कहते हैं। दूसरा है कि जब किसी वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो इसे सरकने वाली वस्तु तथा उसी सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं। यानी जब उस पर सरकता है, जैसे सांप आगे बढ़ता है तो वो सर्पी घर्षण बल के द्वारा आगे बढ़ता है, इस कारण से इसके हम लोग सर्पी घर्षण बल कहते हैं। तीसरा है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो इन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। आप यहाँ चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला है स्थैतिक फ्रिक्शन, इसमें गति नहीं होता है, और यहाँ पर फोर्स जो होता है इस तरह से है। दूसरे में भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जैसे आप बच्चे को सीढ़ी का जो रेलिंग होता है उस पर फिसलते हुए देखते होंगे, तो इस तरह से वो जो स्लाइड करता है या जो हमारा स्केटिंग वाला होता है बर्फ पर फिसलता है, वो सब आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन का या सर्पी जो घर्षण है उसका उदाहरण है। एक है रोलिंग, जैसे आप कोई गैस सिलेंडर को लुढ़काते हैं तो वो हमारा रोलिंग मोशन कहलाता है या रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। तो इसमें आप देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसमें गति नहीं होता है, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में गति देखने को मिलता है। अब कुछ और पॉइंट है उसको देख लेते हैं। जैसे दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता बल्कि सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि दोनों का सरफेस कैसा है इस पर ज़्यादा मैटर करता है। अगर सरफेस जो है वो खुरखुरा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, और अगर सरफेस जो है वो प्लेन होगा तो उस पर फ्रिक्शन कम लगेगा। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है।
ये भी ध्यान रखना है। तीसरा है बल जो होता है जो वस्तुओं की विरामावस्था या समरूप गत्यावस्था में परिवर्तन कर दे अथवा परिवर्तन लाने की क्षमता रखता हो तो उसे हम लोग बल कहते हैं, और बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। फोर्स वो होता है जो किसी चीज़ पे लग करके या तो उसके स्टेट में परिवर्तन ला दे, यानी उसमें चेंज ला दे, या लाने की कोशिश करे। नेक्स्ट है अपकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिस बल के कारण गतिशील केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रहती है उसे हम लोग अपकेंद्री बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बोलते हैं। यानी किसी अगर धागे से बांध करके हम कोई वस्तु को नचाते हैं तो वो केंद्र से बाहर की ओर वस्तु जाना चाहता है, उस वह एक तरह का अपकेंद्री बल है। और जिस बल के कारण कोई वस्तु केंद्र की ओर खींचा रहता है, जैसे वो धागा वस्तु को अंदर केंद्र की ओर खींचती है, तो उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जिसे अभिकेंद्री बल हिंदी में हम लोग कहते हैं। वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण जब एक समान चाल भी आर त्रिज्या से वृत्त में गति करता है तो उस कण पर केंद्र की दिशा में भी स्क्वायर आर के बराबर त्वरण कार्य करता है, इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो ये है, परंतु इसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है क्योंकि यह गति के प्रत्येक बिंदु की दिशा में अलग अलग होती है। अब यहाँ आप केंद्रीय बल का उदाहरण देख सकते हैं कि मौत का कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल चलाना अभिकेंद्री बल का उदाहरण है, क्योंकि कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसका प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। अब है कि भारहीनता क्या होता है। तो भारहीनता वह स्थिति है जब किसी वस्तु का भार नगण्य प्रतीत होता है, यानी जब ऐसा महसूस हो कि वस्तु का भार 0 है तो उसे हम लोग भारहीनता या वेट लॉस कहते हैं। वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। ये भी ध्यान रखना है कि भार और द्रव्यमान दो अलग अलग चीज़ हैं। भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, जबकि द्रव्यमान जो होता है वो नियत रहता है, यानी फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। वस्तु से पृथ्वी से वस्तु की दूरी बढ़ती जाती है, उसके भार में भी कमी आती है। वस्तु के भार में 150 मील की ऊंचाई पर जाने के बाद भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब है संशक्ति क्या है। तो वस्तु के अणु जिस बल के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसे हम लोग संशक्ति बल कहते हैं। यह ठोस में सबसे अधिक और गैसों में सबसे कम होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको वीक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो पावरफुल होता है। कभी कभी अरेंज करने के लिए भी आ जाता है कि कौन सा सबसे कमज़ोर बल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय बल जो है वो काफ़ी शक्तिशाली होता है। यह 2 प्रकार का होता है, स्थिर विद्युत बल तथा चुंबकीय बल। तो स्थिर विद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब कहते हैं जब 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है उससे हम लोग स्थिर विद्युत बल कह सकते हैं। और चुंबकीय बल होता है कि जब 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जब कोई बल लगता है तो उसे हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। चलिए अब हम लोग इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपने पहले ही देखा है कि गति के जो नियम का प्रतिपादन है वो सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में दिया था, और उसमें 3 नियम के बारे में उन्होंने बताया था, और बुक का नाम है उनका प्रिंसिपिया। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह कौन सा नियम बताता है। तो यह न्यूटन का पहला गति नियम जो है वो बताता है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। और द्वितीय नियम बताता है कि F बराबर m/a होता है। और तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है। तो यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, क्योंकि ये पहले नियम का पालन करता है क्योंकि यह जड़त्व का यहाँ पे के कारण ऐसा होता है। जब कोई वस्तु गति में होता है तो वो गति में ही रहना चाहता है, तो ब्रेक लगने से शरीर का जो निचला हिस्सा होता है वो
विरामावस्था में आ जाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा जो होता है वो गति में ही रहता है, जिसके कारण सवारी आगे की ओर झुक जाता है। तो ये पहला नियम के अनुसार हो जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम यही कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। तो इस कारण से यहाँ पर जड़त्व के कारण ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। तो इसका भी आपको जवाब पता है कि ये न्यूटन थे। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पदार्थ के दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से वो बताए थे कि ए बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ जी एक नियतांक है, यानी कि कांस्टेंट है जिसका मान फिक्स होता है। नेक्स्ट है कि रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है किसके। तो ये आपको डी इनमें से कोई नहीं, ये बताया गया है कि रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय दोनों के योग से, यानी दोनों नियम के मिलाने से। तो अगर ऑप्शन ए और दोनों होता तो ये सही हो जाता, लेकिन मतलब द्वितीय नियम और तृतीय नियम दोनों रहता, बी और सी ऑप्शन रहता तो सही होता, लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी हो जाएगा। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो कैसा हो, तो जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाला हो, तो उसमें उसको भार ज़्यादा लगेगा। ऊपर जाती हुई लिफ्ट में आभासी भार जो होता है वो वास्तविक भार प्लस एम के इक्वल होता है, और अगर कोई लिफ्ट नीचे आती है तो उसके जो वास्तविक भार होता है उसमें से जो बल होता है वो घट जाता है। इस कारण से कोई अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तो भार में परिवर्तन होता है, जबकि नीचे आती है तो उसमें कमी आता है। तो इससे पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित हो रही हो। नेक्स्ट है कि किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिसके कारण वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसे हम लोग इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गतिमान है तो गतिमान। यह सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उतना ही बल लगाना पड़ता है, अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वस्तु के जड़त्व की माप क्या है, तो वो द्रव्यमान है। नेक्स्ट है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब वेग सिर्फ मान नियत रहे, वेग का सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। तो जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत होता है तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, तो पिंड के संवेग में परिवर्तन है कितना होगा, तो 2mv के बराबर होगा। यहाँ आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो पहला संवेग होगा वो p1 होगा m इंटू वी, और टकराने के बाद जो विपरीत दिशा में होगा वो m और माइनस v हो जाएगा, और इस तरह से दोनों का जो अंतर होगा वो p2 माइनस p1 होगा, और इस तरह से यहाँ पे 2mv, क्योंकि परिमाण पूछा जा रहा है इसलिए माइनस को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है कि 2 न्यूटन संवेग वाले 2ns संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गति ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो 3/2 जूल हो जाएगी, क्योंकि संवेग बराबर होता है m इंटू वी, और इस तरह से आप यहाँ पर भी निकालेंगे, और गति ऊर्जा होता है हाफ mv²। तो इस तरह से यहाँ पर आप करेंगे तो 2/3 जूल आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आरेखित किया जाता है। कैसे? तो इसे एक दीर्घ वृत्त द्वारा आलेखित किया जाता है। अब चलिए इससे जुड़ा हुआ कुछ और प्रश्न को देख लेते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा समय अंतराल में तय की गई मार्ग की संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग दूरी कहते हैं, यानी कोई जितना टोटल डिस्टेंस कवर करता है उसको दूरी कहते हैं, और प्रारंभिक और अंतिम जो दूरी होती है उसके बीच का जो सबसे न्यूनतम दूरी होता है उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है दूरी किस प्रकार की राशि है? तो यह हमेशा जो होती है अदिश और धनात्मक होती है।
अगला प्रश्न है कि जड़त्व का नियम न्यूटन के गति के कौन से नियम से आता है? तो यह प्रथम नियम से आता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा है कि वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग विस्थापन बोलते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के कुल कितने नियम थे? तो यहाँ पर आप देखते हैं कि न्यूटन के गति के कुल 3 नियम बताए गए हैं। नेक्स्ट है कि बल की परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम से मिलता है? तो ये द्वितीय नियम से मिलता है, तो बल का परिभाषा आपको यहाँ पे ऑप्शन ए से होगा, यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, तो द्वितीय नियम से यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग बल कहते हैं। नेक्स्ट है जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, ये क्या कहलाता है? तो ये जड़त्व कहलाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। बल का सूत्र क्या है? तो ए बराबर आप जानते हैं कि m इंटू ए होता है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो ए बराबर एफ बाई एम हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ अगर m को बाई को उधर ले जाएंगे तो ए बराबर m इंटू ए मिल जाएगा। इस तरह से आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि ए इक्वल टू है एफ बाई एम, तो इस m को अगर आप इधर लाएंगे तो ये भाग में है तो गुना में हो जाएगा, तो ए बराबर m इंटू ए प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है घर्षण और जड़त्व के बारे में सबसे पहले व्याख्या किसने की थी? तो घर्षण और जड़त्व के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था, इसलिए न्यूटन के पहले नियम को हम लोग गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। नेक्स्ट है कोई वस्तु जितनी अधिक भारी होगी उसका अधिक क्या होगा? तो उसका संवेग भी अधिक होगा, उसका जड़त्व भी अधिक होगा और उसका द्रव्यमान भी अधिक होगा, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कील ठोकते समय हथौड़े में क्या होता है? तो इसमें होता है आपको गति का जड़त्व, यानी आप हथौड़े को गति से लाते हैं, इसके कारण उसमें गति का जड़त्व होता है। बल 2 प्रकार का होता है, बल के बारे में थोड़ा सा यहाँ इन्फॉर्मेशन है, यह संतुलित और असंतुलित दोनों हो सकता है। किसी भी वस्तु में विस्थापन असंतुलित बल के कारण होता है, अगर वो कोई वस्तु स्थिर है इसका मतलब है कि वहाँ पे संतुलित बल है। और बल को हम ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है वो होता है m इंटू ए, यानी कि ए बराबर होता है मास गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। अब है कि बल का एसआई एवं सीजीएस मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक तो आपको पता होगा कि न्यूटन होता है, और इसका जो सीजीएस मात्रक है वो अर्गडाइन, ये दोनों होता है। तो इसको आप चाहे तो इस बी और सी दोनों तरह से लिख सकते हैं, तो यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एवं डाइन या न्यूटन एवं डाइन, ये दोनों आपका ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर बल का जो एसआई मात्रक है वो बी और सी दोनों है, अर्ग नहीं होता है, बल्कि डाइन और न्यूटन ये दोनों जो है बल के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक है। तो एसआई मात्रक न्यूटन है और सीजीएस मात्रक जो है वो डाइन है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन सही है कि 10⁵, तो ये जो है 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन के इक्वल। जब भी कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो उस पर कौन सा घर्षण बल लगता है? तो आपको पता है कि अगर स्थिर है तो इसका मतलब है कि उस पर स्थैतिक घर्षण लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन के बारे में कुछ जानकारी दी गई है कि यह एक ऐसा बल है जो हमेशा गतिशील वस्तु के विपरीत में कार्य करता है। जब कोई वस्तु गति करेगी तो उस पर घर्षण बल भी अवश्य लगता है। लोटनी घर्षण होता है जब कोई वस्तु लुढ़कती है तब होता है, जैसे बॉल बेयरिंग इत्यादि। नेक्स्ट है कि संवेग का सूत्र एवं मात्रक क्रमशः क्या है? तो संवेग का सूत्र क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है? तो P बराबर होता है m इंटू वी, यानी कि मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन ए। गति बढ़ने पर घर्षण के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो गति जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका घर्षण क्या होगा? तो वो भी बढ़ेगा। अगला है स्थैतिक घर्षण बल का मान होता है, तो ये सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। क्रीम निकालने की मशीन व वॉशिंग मशीन किस बल पर कार्य करती है? तो ये जो है अपकेंद्रीय बल पर काम करती है, क्योंकि ये गंदगी को बाहर की ओर धक्का देती है और कपड़ा केंद्र की ओर रहता है, जिसके कारण गंदगी कपड़े से बाहर हो जाती है। नेक्स्ट है
गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी जो स्मॉल जी है उसका मान कितना होता है, तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका मान कितना होता है, तो ये आपको ऑप्शन सी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका टोटल आपको याद रखना है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका टोटल मान होता है। नेक्स्ट है संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो संवेग और वेग का अनुपात आपको करना है। तो यहाँ आप देखिए संवेग होता है m इंटू भी, और अगर आप इसको वेलोसिटी v से भाग करेंगे तो v से भी कट जाएगा, तो इससे आपको यहाँ पर m प्राप्त होगा और m इक्वल टू होता है द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जड़त्व का गुण किन वस्तुओं में पाया जाता है, तो ये है कि जो किसी भी वस्तु में होता है, चाहे वो हल्की हो या भारी हो। अगर भारी वस्तु होगा तो उसमें ज़्यादा जड़त्व होगा, हल्की होगी तो कम होगा, लेकिन सब में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का वेग आधा हो जाए तो उसका संवेग क्या होगा, तो उसका संवेग जो होगा वो आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रव्यमान एवं भार में मुख्यतः अंतर होता है किसका, तो ये आपको गुरुत्वीय त्वरण का होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का वेग दुगुना होने पर गति क्या हो जाएगी, तो वो 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि देखिए गति ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, वो होता है हाफ mv स्क्वायर। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे वेग को दुगुना करेंगे तो उसका गति ऊर्जा उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 करेंगे तो 2 का 4, तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गति के कुल कितने समीकरण हैं, तो यहाँ पर आपके गति के कुल 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण कौन सा है, तो वो है v बराबर u प्लस ए टी। ये जो है हमारा कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम भी। तो ये जो हमारा पहला है, ये अंतिम अवस्था या अंतिम गति बराबर होता है प्रारंभिक गति प्लस त्वरण इनटू समय। तो ये दूसरा गति कौन सा है, दूसरा नियम इसका कहता है कि s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये डी ऑप्शन जो है हमारा दूसरा समीकरण है। और तीसरा समीकरण कौन सा है, तो इसका तीसरा समीकरण कहता है कि s बराबर यू टी प्लस ये आप देखिए तीसरा समीकरण इसमें होता है b कि 2as इक्वल टू होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा न्यूटन के गति नियम से संबंधित कुछ नोट्स और उससे संबंधित आपको MCQ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।